सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में बढ़ती महंगाई आवाम को अपने पैरों तले रौंद रही है, दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि महंगाई सिर्फ सर्दियों तक है, जैसे ही सर्दियां जाएंगी ये महंगाई भी चली जाएगी। गोया महंगाई ना हुई, कोई मौसम हो गया। जबकि दूसरी जानिब जो पीडीएम है वो आज की महंगाई पर 4 माह बाद एहतजाज करेगी। 4 माह बाद यानी कि 23 मार्च को ये पीडीएम आएगी सड़कों पर, लॉन्ग मार्च करेगी और ये लॉन्ग मार्च होगा आज की इस महंगाई पर। ये 4 माह बाद की तारीख क्यों दी गई है, इस पर भी हम जरा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन वजीर आजम जो बड़े पुरुम्मीद हैं कि एकदम हो जाएगी, और वो ये कहते हैं कि महंगाई की असल वजह वो खुद नहीं बल्कि कोरोना है। क्या कहा उन्होंने, पहले जरा देखिए, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो उससे जब सप्लाई चेन बंद हुई, कीमतों चीज़ों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीज़ें महंगी हो गई, तो उसका हमें भी असर पड़ना था। हमने जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं? कम अज़ कम जो 3 चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। जी, तो 30% आटा, चीनी और दालों पर रियायत मिल जाए। और दालों पे खबर यह है कि आज दालें मार्केट में मिल नहीं रही हैं, महंगे दामों दालें मिल रही हैं, और कहीं तो मार्केट दालें गायब भी कर दी गई हैं। अब ये सारी सिचुएशन है, और इस सारी सिचुएशन में जो ऑपोजिशन का किरदार है वो भी एक सवालिया निशान है। ऐसा लगता है सर्दी लग गई है ऑपोजिशन को, की जमातों को, पीडीएम को, क्योंकि इस पीडीएम ने जो एहतजाज आज करना था इस महंगाई पर, वो 4 माह बाद क्यों करने जा रहे हैं? ये आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ज़रा पूछेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राना अरशद मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करें, राना अरशद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, और नादिर गबोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना अरशद साहब, ज़रा ये बताइएगा कि पीडीएम को 23 मार्च की तारीख ही क्यों पसंद आई? ये आज की महंगाई, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं सर्दियां जाएंगी महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये बाहर के मौसम में सर्दियों की महंगाई पर एहतजाज की क्या तुक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। इशू ये है कि महंगाई पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम जलसे भी कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को हमने फैसलाबाद में जलसा किया था, 31 अक्टूबर को हमने डेरा गाजी खां जलसा किया था। कौमी असम्बली के अंदर मियाँ शबाशी साहब की तकरीर देख लें, या बाकी भी पार्लियामानी लीडर जो हैं, बिलावल साहब हैं, या मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जलसे भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मुस्लिम लीग नून जो है महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी कर रहे हैं। 23 मार्च को पाकिस्तान भर से पीडीएम के कारकुन जो हैं वो महंगाई मार्च के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ये 3-3.25 महीने हमारी एक्टिविटीज जारी रहेंगी। जैसे और कभी महंगाई कम नहीं होती है राना साहब? नहीं, महंगाई इन हुक्मरानों के होते हुए आप ये लिख लेंगे, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी बात, महंगाई ज़्यादा होगी। आज डॉलर 178 रुपये पर था। आप देखें, पेट्रोल अगर 78 या 79 डॉलर फी बैरल है तो रेट तो कम होना चाहिए था ना पेट्रोल का। लेकिन यकम को इन्होंने फिर टैक्सेस बढ़ा दिए, लेवीज में इजाफा कर दिया। मैं खुद एक ज़िम्मेदार हूँ, आप यकीन करें, जो ज़िम्मेदार पिस रहा है, जो डीएपी की बोरी मियाँ नवाशी साहब के दौर में 2500 रुपये की मिलती थी, आज 9,500 की हो चुकी है। यूरिया की बोरी जो 1250 की थी वो 3000 की होगी और मार्केट से गायब हो गई है। ये कैसे माफियाज हैं कि ये लोगों को मारते सही है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि माफिया है जिसके आगे वजीर आजम भी बेबस है। नहीं, वजीर आजम तो आज कह रहे हैं ना राना साहब की सर्दियों तक की महंगाई है, उसके बाद तो ये महंगाई कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी? और फिर ये आप लोगों का मार्च है, इस पर हुकूमत क्या सोच रही है? 23 मार्च का दिन
23 मार्च का दिन वज़ीर दाखिला कह रहे तारीख बदल लें, अभी भी गौर कर लें। नदीम कुरैशी साहब 23 मार्च को पीडीएम ने डिसाइड कर लिया। सर मैं आऊंगी आपकी जानिब, दोबारा आऊंगी। नदीम कुरैशी साहब डिसाइड तो कर लिया पीडीएम ने 23 मार्च को ही आना है, आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? आवाम के लिए है। मैं दोबारा आ जाऊंगी आपकी जानिब। राना साहब समझता हूँ, राना साहब जी, नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं आपको एक अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा। इंटरनेशनल जो इफेक्ट कीमतों पर, उनके असरात पाकिस्तान में आए, लोग परेशान हैं। आप, मैं, हम सब जो लोग भी मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो उनका वो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके लिए वाकई मुश्किलात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल ठीक है, आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। आप चीनी का एक माह पहले का रेट देखें, आज का रेट देखें, आप वेजिटेबल्स का जो पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में जो हमारी लोकल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स की आ रही है, हमें पॉजिटिव बातें भी लोगों को बतानी है। उनके रेट्स एक माह पहले के देखें, आज के रेट्स देखें। आपने पल्सेस की बात की, 95% दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अभी राना शाह साहब ने बड़ा बातिल चिकन खिताब फरमाया कि जो डीएपी का रेट नवाज शरीफ के दौर में ये था, आज रेट ये है। अब इनसे कोई पूछे कि यार आप टीवी में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, आप कहते हैं अपने आपको जमींदार है, आप ये बताएं नवाज शरीफ के दौर में चीनी का रेट देख लिया, पेट्रोल का रेट देख लें और डॉलर का रेट भी देख लेते हैं। मैं अहम बात कर रहा हूँ आपसे, जमींदार उस वक्त कपास बेचता था 3200 रुपए मन में, आज उसका रेट है 8,500 रुपए मन। अगर इनपुट्स बढ़ी है तो जो प्रोडक्शन है उसकी भी, उसका बेनिफिट भी जमींदार को मिल रहा है। पाकिस्तान में 60% डीएपी इंपोर्ट होती है। अगर इंपोर्ट डीएपी का रेट पाकिस्तान की लोकल डीएपी से कम है तो हुकूमत जिम्मेदार है। अगर हम इंपोर्ट ही 60% करते हैं और उसका रेट पाकिस्तानी डीएपी तो ये तो हमारी गलती है ना कि हमारा सारा मईशत का इन्हिसार इंपोर्ट पे क्यों है? अब तक हमने क्यों नहीं कोशिश की? ये तो फिर हमारी ही गलती हुई। इसमें इंपोर्ट की क्या गलती है? ये 40 साल जो इस मुल्क में मुआशी साइंसदान काबिज रहे, इन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक मंडी बनाकर छोड़ा। इन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर की बजाय एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बना दिया, जहां फूड आइटम से लेके तमाम। तो नदीम साहब, आप लोगों को अगले 40 साल चाहिए इसको ठीक करने के लिए? ठीक होगा इंशाल्लाह, ठीक होगा। सिमत का तयन हो जाए, मंजिल का पता चल जाए। अभी तक सिमत का तयन नहीं हुआ। जी कुरैशी साहब, अभी तक सिमत का तयन नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब सिमत का तयन हो जाता है, सिमत का तयन हो गया, हमने पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ लेकर गए हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आज ये बात कोई भी नहीं मानेगा, ना सुनने पे कोई तैयार है कि जमींदार आज से 4 साल पहले जो कपास पैदा करता था उसकी 3200 रुपए मन, आज उसको मिल रहा है 8500 रुपए मन। जमींदार जो गंदम पैदा करता था 5 साल पहले, कपास तो अब पैदा ही नहीं हो रही, कपास तो 50% भी नहीं रह गई। कपास तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, सब तरफ तो गन्ना लगा दिया गया। जमींदार तो रुल रहा है। अगर कपास पैदा करता होता तो हम तो कपास पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी चीनी और गंदम बाहर बेचते हैं, हम तो गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मुल्क ज़राई मुल्क है। चलें पॉइंट, लेकिन ये जरा बताइएगा, अब जरा नादिर गबोर साहब का भी मौके पर। नादिर गबोर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड कर रही है, ये पीडीएम का एहतजाज है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ आती है। 23 मार्च को पीपल्स पार्टी का स्टैंड करेगी। फिर खुर्शीद शाह साहब जो बड़े सरगर्म हो गए हैं, मियाँ साहब से मुलाकातें करने जा रहे हैं, ये ना उस तब्दीली की बात पीपल्स पार्टी कर रही है। इस पर कितना तैयार कर पाए आप लोग नून लीग को? देखिए, राब्ते तो हमारे टूटे नहीं थे। कुछ टाइम पहले भी बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई थी, और राब्ते तो रहते हैं क्योंकि हम अपोजिशन का हिस्सा है और हमारा हदफ एक ही है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और असल अवामी नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचाना हमारा हदफ है। सेलेक्टेड ना है लोगों को नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है और पाकिस्तान को मजीद और मकरूज कर दिया है झूठे वादे करके। अब यही इमरान खान साहब जब 20 साल अपना स्ट्रगल कर रहे थे, जो कहते हैं कि मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, तो यही कहते थे जैसे ही मैं आऊँगा पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा। 2018 में बोला कि नहीं 2019 इंशाल्लाह पाकिस्तान का साल होगा, 19 में बोला नहीं 2020 में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, 20 में बोला 21 पाकिस्तान की बेहतरी का साल होगा, और अब 21 जब खत्म होने लगा है कह रहे हैं कि नहीं सर्दियां खत्म हो जाएंगी तो पाकिस्तान वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। 2019 में अपोजिशन ने कहा, फिर 2020 में भी अपोजिशन ने कहा हम वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे, फिर 2021 में भी ये कहा, अब 2022 मार्च की तारीख दे दी है। मेरा सवाल ये था कि इस मार्च में आप होंगे पीडीएम के साथ? नहीं, वो तो देखें, अभी मैंने आपसे यही अर्ज कर रहा था कि राब्ते हैं हमारे, अब हम पीडीएम में वापस शामिल फिलहाल तो नहीं हुए। हो
हो सकता है ना हो, मगर वही जो मेरे भाई राणा साहब जो अर्ज कर रहे थे, हम भी अभी बैठे हुए नहीं है मार्च के लिए, हम भी एहतजाज करें। मैं बल्कि अभी खुद एक एहतजाज से आया हूँ। हमने KEC की जो लोड शेडिंग है उसके खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त हमने एहतजाज किया है, और वैसे भी हम हुकूमत के खिलाफ जो महंगाई के खिलाफ है एहतजाज हम करते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने करके दिखाया, सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, बल्कि गिलगित में भी हमने एहतजाज किया। ठीक है, और सिंध में मजे की बात है, पीपल्स पार्टी सिंध में भी एहतजाज करती है, ये भी बहुत मजे की बात है। चलें पीजे मीर साहब, ये PDM को आप कहाँ स्टैंड करता हुआ देखते हैं? ये जितने साल हुकूमत को हुए उतने ही साल इस PDM को भी हुए, PDM ने क्या किया इस हुकूमत के खिलाफ? देखें, ये जो PDM है, मैं इसको कहता हूँ ये है पुअर डिसीजन मेकर्स। अच्छा, इसमें दो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, जो कि संजीदा जमातें हैं। बाकी वो जो खड़े हुए हैं रोडों के ऊपर आके और इनको आए जी हम ये डिस्ट्रक्शन नहीं जी, PDM तो अभी मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी उसमें सेंसिबिलिटी आई है, PMLN में भी सेंसिबिलिटी आई है। पहले सब कह रहे थे जी कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे नहीं दे रहे अब, वेरी गुड, क्योंकि अब PMLN भी समझती है कि देखो इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, इस्तीफे देना सही काम नहीं है। और पीपल्स पार्टी अब ऑब्वियसली उनके डिफरेंसेस हैं PDM के साथ, आपको पता है, हम सबको पता है, अब वो केयरफुल होंगे ज़्यादा। अब बात आती है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमने अगर ये रोडों पे लाके मसले ठीक करने हैं और कहना है कि भाई यहाँ से डिसीजंस होगा, नो, डिसीजन रोड पे नहीं होगा, पार्लियामेंट में होगा। और यहाँ मैं हुकूमत को कहूँगा कि अगर अपोजिशन शोर करती है उसका हक है, क्रिटिसाइज करती है उसका हक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने बैठ के डिस्कशन करनी है, आर्ग्यूमेंट करनी है एक दूसरे को। अब मैं कहता हूँ जबरदस्त किस्म की आर्ग्यूमेंट करो, तनकीद और काउंटर तनकीद करो, लेकिन ये पार्लियामेंट में करो। लोगों को क्यों लेके आ रहे हो भाई? लोग रस्ते, आप 1 लाख लोग लेके आ जाएंगे तो कल कीमतें कम हो जाएंगी, कल ऑल ऑफ अ सडन पेट्रोल कम, खाना कम, ये जो जितनी जी चीज़ें ये सब रिजॉल्व नहीं। हमने देखो जब डेमोक्रेसी पे जाना है तो जिस तरह जरदारी साहब कहते थे कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी एक डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो फिर प्लीज लेट्स प्रूव इट इन द असेंबली। बिकॉज असेंबली हम क्यों लेके आते हैं? क्योंकि ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं इन्हीं पार्टीज के, अपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी। आप ये बहस उधर तकड़ी करो, ये जब तक तकड़ी नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। और साथ मेन जो चीज है अपोजिशन, इसको तो जी कंप्लीट कीजिए। देखिए सुमैया, ऑपोजिशन को चाहिए, जो ये जिस पे बात ही नहीं कर रहे, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को आप तनकीद बराए तामीर करो। भाई महंगाई तो होती रहेगी, आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स किधर हैं? व्हाई डोंट दे गेट द थिंग्स राइट? बात तो यहाँ आती है ना, बिल्कुल सही, हमारे इतने गवर्नमेंट हो, पुरानी गवर्नमेंट हो, हमने इकोनॉमिक मैनेजर्स को पकड़ना। एग्जैक्टली, हमें उनको पकड़ना होगा, सिर्फ हटा देना या अपनी मौतल कर देना ही मसले का हल नहीं है। लगारी साहब, यहाँ पर ये ज़रूर देखने की बात है कि आज इतनी महंगाई हो रही है, इस महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, उसके बावजूद हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद नज़र आती है कि जी महंगाई कम हो जाएगी। फिर जिसने टफ टाइम देना था अवाम के अंदर भी, अवाम के बाहर भी, वो PDM भी कोई ख़ास लगता नहीं है कि कोई इंटरेस्ट ले रही है अवामी इशूज़ पर। अच्छा, अवामी मसाइल के बारे में दोनों की राय, अप्रोच और तर्ज अमल यकसां है। PDM और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, और मेरे भाई राना अरशद साहब की दिल आज़ारी होगी, मुझे ये लग रहा है कि मार्च में भी न खंजर उठेगी न तलवार इनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और इनके लिए मौका था। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद हुकूमत थी। इस हुकूमत का बोझ जो है वो हुकूमत के ऊपर रखा हुआ है, और ये किसी भी वक्त हुकूमत अपने ही बोझ के नीचे दब सकती है, लेकिन इसके लिए अपोजिशन खुद तैयार नहीं है। इसलिए कि अपोजिशन और PDM जो है वो ये समझती है कि शायद हम पाकिस्तान जिस हद तक पहुंच चुका है, अगर इन्हीं हालात में हमें मिल जाता है तो फिर हम संभाल नहीं सकेंगे, और वो किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि अचानक चीज़ें ठीक हो जाएं, अचानक चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं। ये जो आखिर में निशानदेही की है हमारे मोहतरम जनाब PJ मीर साहब ने, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने अपना इन्हसार कम करना था IMF पर, आप तो खुदकुशी का ऐलान कर चुके थे, उसके बावजूद गए हैं आप, और फिर आप कड़ी से कड़ी शराइत मानते चले जा रहे हैं। उधर से आपने एक बाकायदा कानून साजी करने का आपने मंसूबा बनाया और की भी कि जनाब ये जो
स्टेट बैंक है वो पाकिस्तान के गवर्नेंस के दायरा कार से ही बाहर हो जाए तो इतना खुद मुख्तार हो जाए। और में किन शराइत पर कर्जा लिया? पहले भी स्टेट बैंक का गवर्नर, हमें याद है जब डॉक्टर याकूब जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात ही नहीं सुनते थे और वो उनकी तरफ विजिट भी नहीं करते थे। ये उसके बाद आपको दूसरे पावरफुल गवर्नर जिनके लिए कानून साजी भी और दीगर चीजें भी उनके लिए हो रही हैं, सही है, तो अब ये तो आपको उसी जगह पर पहुंचाएंगे ना जहां इससे माजी में उन्होंने मिस्र के साथ किया और उससे पहले जो 2 यूरोपीय मुल्कों के साथ किया वही कुछ आपके साथ लेकिन उनको फिर पकड़ेगा कौन? ये असल सवाल है ना। ये वो चले जाएंगे ये सब कुछ करके तो ये फिर सब कुछ हमारे अवाम ने करना था, हमारी पार्लियामेंट ने करना था, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने करना था। पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही हैं और वो इस सारी चीजों को कहते हैं ना कल पर टाल देना, वादा फर्दा पर टाल देना। 4 महीने बाद की तारीख पाकिस्तान के सियासी अमल में मेरे तजर्बे के मुताबिक, मैं अयूब खान से लेकर अब तक की तमाम हुकूमतें देखता आया हूं, कभी भी अपोजिशन ने 4 महीने बाद का अपना टारगेट नहीं दिया है। 4 महीने लम्हों की सूरत हाल तब्दील हो रही है, वक्त व वक्त चीजें हो रही हैं। अब हमारा ये क्या सूरत हाल है कि हम वो मुल्क थे जहाँ पर कॉरपोरेशन बनाई गई थी, कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन और हमारे यहाँ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारी ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट्स होती थी और बड़ा हम एक्सपोर्टर। तो लगारी साहब हमने तवज्जो नहीं दी ना इस चीज पर, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा इन्हिसार सारा इंपोर्ट। राना अरशद साहब कह रहे थे, मेरा इंतहाई आजिज़ी के साथ राना अरशद साहब से ये इस्तदलाल है कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में उन्हीं के पार्टी सरबराहान की शुगर मिलें थी जिसकी वजह से जो वो एरिया था जहां कॉटन ग्रोइंग एरिया था वहां पर खत्म कर दिया गया था। सर मैं यही सवाल जरा उनसे पूछ लूं, वहां कमाद काश्त किया जा रहा है, गन्ना काश्त किया जा रहा है और उसके नतीजे में हमारी वो जो प्रोडक्शन थी कपास की खत्म हो गई। अब हम चीनी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीनी भी हमें ना वो फायदा दे रही है, ना एक्सपोर्ट में ना इंपोर्ट में, दोनों जगहों पर जो है सिर्फ सेठ और माफिया फायदा कमाते हैं। चले लगारी साहब आपका पॉइंट आया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। राना साहब एक तो ये बात की जो अभी लगारी साहब ने की, एक तो उस पर अपना मौक़िफ़ जरूर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर चाहती क्या है पीडीएम? 4 महीने बाद अगर एहतजाज करने जा रहे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? इन हाउस तब्दीली चाहती है पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग साथ देगी या नहीं देगी? मैं समझता हूं कि जो पीडीएम का अजलास परसों होता है जिसमें मियां नवाशी साहब भी थे, शहबाज साहब, अचकज़ई साहब, मौलाना साहब थे, तो एक फ़ैसला होता है और कल हमारी जो सब कमेटी उसका फ़ैसला हुआ असम्बली के अंदर। जैसे गबूल साहब ने कहा, बिल्कुल मियां शहबाज साहब एज ए अपोजिशन लीडर जो हैं वो बिलावल साहब से और तमाम पार्लिमानी लीडर से ऑन बोर्ड हैं। और जो पिछला अजलास होता है जॉइंट सेशन जिसमें 3 दर्जन वो आर्डिनेंस फैक्ट्री के वो लगी हुई है, वो पीटीवी पर हमला करने वाले डॉक्टर आरफ अलवी की हिदायत पर वो आर्डिनेंस जारी होते हैं। एक फैक्ट्री है, क्या नाम है, प्रेसिडेंसी। तो जब उसको एक अमली शक्ल दी गई तो वहाँ पर एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करते हैं, हम जमहूरी लोग हैं। और जो शहबाज साहब ने बात 2019 में की थी एज ए अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट को कहा था कि आज वो महंगाई पर मसाके मशीयत करें ताकि डॉलर को कंट्रोल करें। अभी क्या करना है असल बात ये। बहुत शुक्रिया राना अरशद का, नादिर गबूर आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट मेरे सामने, एक सर्वे किया गया है महंगाई पर, तो उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्कगीर सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें 90% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो पिछली हुकूमतों के हवाले से महंगाई बढ़ी है और कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2013 से लेकर 18 तक जो शरह थी महंगाई की वो 4.6% थी,
यही शरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक 2.5% थी और आज ये शरह 9% से ज़ायद है। इसके अलावा इस सर्वे में शामिल 85.9% लोग ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान उनकी आमदनी भी कम हुई है और आमदनी के ज़राए ख़त्म हो गए हैं। जब महंगाई और बेरोज़गारी की वजूहात के बारे में जानने की कोशिश की गई तो 50% लोगों ने उसको हुकूमती नाअहली करार दिया। 23% लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह है करप्शन। 16% ये लोग समझते हैं कि पॉलिसी पर अमल दरामद ना होना, जबकि 9% के लोग समझते हैं कि हुकूमती मामलात में सियासतदानों की बेजा मुदाखलत भी एक वजह है। अब ज़ाहिर है कि अवाम ये समझते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी ऐसी है जिसकी वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, उनकी आमदनी कम हो रही है, तो हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं दूसरे ममालिक से महंगाई का, कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है। और कैसे वज़ीर आज़म ये कह सकते हैं कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि ऐसा जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं कहती हैं। नदीम कुरैशी साहब, कौन है आप लोगों के पास, किन रिपोर्ट्स को देखकर आप अपने आप को तसल्ली देते हैं और हुकूमत आवाम को तसल्ली देती है कि सब कुछ अच्छा है? सुमैया, मैं आपके इस सर्वे के नताइज पर बड़ा हैरान हूँ कि किसी मेरा सर्वे नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है। इस पूरे हाँ, जो आपने पढ़ा, जो ट्रांसपेरेंसी जिस भी इदारे का है, जिस भी इदारे ने सर्वे किया, किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि जी इंटरनेशनल हालात भी इसका बहुत बड़ा पेशखेमा है। जो कंटेनर जिसका फ्रेट चार्ज किराया कभी दुबई से लाहौर पहुंचने का $2000 था, आज $10,000 है। किसी शख्स सर, लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, उनको ये पता है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है 3.5 साल में। देखिए, अगर एक कोई गरीब शख्स है, 30-40 हज़ार की आमदन वाला मंत्री या इससे भी कम तनख्वाहदार, उनकी बात तो बिल्कुल जायज है, उसके लिए तो वाकई बड़े मुश्किल है। और जो लोग इस मुल्क में बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं और तमाम उनके बिजनेसेस वो गवर्नमेंट्स के हों, वो फार्मास्यूटिकल के हों, वो ऑटोमोबाइल्स के हों। आप गरीब तबके की बात कर लें तो बेहतर होगा, जिनके लिए रोज की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं आपको कर्ज करूं, गवर्नमेंट ये समझती है कि जो मुश्किलात हैं, किसी जगह प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि जी महंगाई नहीं है, किसी जगह गवर्नमेंट के किसी शख्स ने तो नहीं कहा जी लोग झूठ बोल रहे हैं। हम सब ओन करते हैं, चूंकि हम अवाम से मुंतखब होकर आए हैं, अभी भी अवाम के दरमियान है। आपके प्रोग्राम से पहले भी मैं अपने हल्के इंतखाब में लोगों में मौजूद था। यकीनन मुश्किलात है, लेकिन अब हमने देखना ही है कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, क्या वो चीजों को ठीक करने की तरफ है या बिगाड़ की तरफ। क्योंकि एक हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई है। यहाँ अपोजिशन की वो तमाम जमातें जो अरसा दराज तक इक़्तिदार में रही, आज अपोजिशन में है, उनके पास इस के चूरन को बेचने के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है जिसको वो सेल कर सके। गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है, सैलरीज बढ़ाई गई हैं, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी दी गई है, बहुत सारी जगहों पर टैक्सेस कम किए गए हैं, ड्यूल टैक्स सिस्टम कम किया गया है। अभी जो मिनी बजट आ रहा है उसमें टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, आप पता नहीं कौन सी टैक्सेस में कमी की बात करें। खैर, आपका पॉइंट आया, क्योंकि मुझे सभी का मौक़िफ़ इस पर लेना है। मैं पीजे में साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, भी नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं हुकूमती मेजर्स कैसे हैं, ये देखना होगा इस महंगाई को कम करने के हवाले से, हालात ठीक करने के हवाले से, आप उसको कैसे देखते हैं? वाकई हुकूमती पॉलिसियाँ हैं कहीं? देखें, जब हम इस करप्शन की बात करते हैं तो जो भी इनकम्बेंट हुकूमत होती है उसको हम कहते हैं भाई करप्शन बड़ी हो रही है। करप्शन पूरी दुनिया में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आप देख लें, वो जो उन्होंने सर्वे किया ग्लोबल, 35% एक तबके को लेके आए और 25% दूसरे तबके को लेके आए। अब ये आपकी डिस्पैरिटी होगी, इस पर डिबेट होगी, डिस्प्यूट होगी, ये दुनिया ही करप्ट है। क्योंकि इसके अंदर जब आप इंसानियत को लेके आते हो तो एक आप कहते हैं ग्रीड आप कह लो कि ब्रीड्स करप्शन, तो ये पूरी दुनिया के अंदर है। अब बात आती है भाई हमें करप्शन नहीं चाहिए। अब आप उस पर डिपेंड करें ना भाई, हमें करप्शन नहीं चाहिए, तो फिर आप करप्शन को कैसे ठीक करोगे? आप अपने इदारों को तकड़ा करो। आपके इदारे तकड़े नहीं हैं, आज की बात नहीं है, ऑल थ्रू आउट जो भी हुकूमत है उस पर कहीं ना कहीं करप्शन का चार्ज लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? बिकॉज आपने अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं किया है। और आज अगर हम कहते हैं कि भाई ये कर, और भाई आपके पुराने इनकम्बेंट ये जो इनहेरिटेड सिस्टम्स आ रहे हैं सुमैया, जब आप इनको नहीं ठीक करोगे, आज आप किसी की मदद करने जा रहे हो, आपने 2 टेलीफोन कॉल्स करनी है, 3 चिट्ठें भेजनी है और 1 सिफारशी साथ भेजना है, तब आपका काम होगा। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से चल रहा है। ये क्यों है? इसलिए कि एक तो हमने कॉमन आदमी को और पर्टिकुलरली 2 सूबों को, अब मैं कहूँगा
और तीसरे को मैं बॉर्डर लाइन पे लेके आता हूँ, सिंध को, बलूचिस्तान को आपने पूछा नहीं, फ्रंटियर को जिसको आप KPK कहते हैं उसको नहीं पूछा। ये ऐसे महरूम एरिया रह गए कि यहाँ के बेचारों ये कहाँ आते, लाहौर आ जाते हैं, कहाँ आते, कराची आ जाते हैं, उसके अलावा ही कहाँ जाते हैं मुझे बताएं ना आप। इंडस्ट्री सिर्फ दो जगह पे, कराची और लाहौर, और अब फैसलाबाद भी हो गई हुई है। द थिंग इज कि हमें इस चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र से काम करना है, और वो कैसे करना है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड दी प्रिवेलिंग ऑपोजिशन। जब आप इसमें बैठोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगी। हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, आज की बात नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। ये जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है सुमैया, कोशिश सारों की होती है, लेकिन नीचे जो आपके पैरासाइट्स हैं और कैंसर है, ये काम ही नहीं करने देता किसी को। और यही वजह है कि कोई किसी के साथ इंक्लाइंड हुआ है, कोई किसी के साथ इंक्लाइंड हुआ है, और पुरानी हुकूमतों के जो बंदे हैं वो फिटेड हैं, वो पुरानी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। आज वाले आएंगे, इसीलिए करप्शन खत्म नहीं होती है, कवानीन पर अमल ना होना। एग्जैक्टली, करप्शन खत्म ना होना, ये दो बड़ी वजूहत हैं। लगारी साहब, अभी मिनी बजट आ रहा है, दवाइयों की कीमतों में 400% इजाफा हो गया है, दालें मार्केट से गायब हो गई हैं, मजीद टैक्सेस लग रहे हैं, फिर भी हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे मुल्क में फिर भी दूसरे ममालिक के हवाले से कम है महंगाई। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है, अभी मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि जब हमारे यहाँ कीमतों का तयन किया जाता है तो मवाजना किया जाता है कि अमेरिका में कीमतें देखो, ऑस्ट्रेलिया में कीमतें देखो, लंदन में कीमतें देखो, यूरोप में कीमतें देखो, और जब वेजेस की बात आती है तो फिर कहते हैं यार सोमालिया की तनख्वाहें देखो, ज़ाम्बिया की तनख्वाहें देखो, और इथियोपिया की तनख्वाहें देखो, नेपाल की तनख्वाहें देखो। अब तो नेपाल भी हमसे बेहतर है, और श्रीलंका भी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है, सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हमसे बेहतर हैं, और हो सकता है कि कल कला अफ़गानिस्तान भी हमसे बेहतर हो जाए, लेकिन हम बहुत बुरे हालात में हैं। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक इंजन है जो दुनिया सारी को चलाता है, उसका नाम होता है एक सिस्टम। जैसे PJ मीर साहब ने कहा, असल में सिस्टम ख़राब है ना भाई। आलमी सतह पर जो सिस्टम इस दुनिया को चला रहा है वो करप्ट है, वो बदमाश सिस्टम है, जिसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं या उसका कोई और नाम रख लें, लेकिन वो जो सिस्टम चला रहा है वो सिर्फ करप्शन की बुनियाद पर चीज़ें को चला रहा है, और हर सतह पर ये करप्शन फैली हुई है। और जो हमारी हुकूमतें होती हैं, उनकी इंतज़ामी एजेंसियाँ होती हैं उसकी उस सिस्टम की, हम दुनिया भर में जो हुकूमतें हैं वो सिस्टम की, और सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, और जो इदारे तश्कील पाते हैं उनमें भी करप्शन होगी, हर जगह पर करप्शन मौजूद होगी। हमें असल बात ये देखनी है कि क्या ये सिस्टम जिसने ज़मीन के लिए, जिसने इस पूरी की पूरी हमारी जो जिंदा रहने की जो सारा का सारा इन्वायरमेंट है उसके लिए ख़तरात पैदा कर दिए हैं, और सिस्टम लोगों को क्या देने को तैयार है। लंदन में नारा लगाया गया था, बल्कि UK में कहीं और हो रही थी G8 की कॉन्फ्रेंस, जी हम भूख को या हम पॉवर्टी को जो है हिस्ट्री बना देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब वो बदतरीन हिस्ट्री बन चुकी है हमारे लिए। हम उसको हम ये देखते हैं कि गुर्बत की शराब पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और पैसा चंद, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी फीकस आमदनी कितनी है हमारे मुल्क में एक आदमी की, और दूसरे ममालिक में क्या है, हमें इसको भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब और PJ मीर साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत। और डॉलर की ज़रा बात करें तो आज भी हमने देखा कि रुपए की कदर गिर रही है, तो ज़रा मवाजना करते हैं कि रुपए की कदर ये कब किन किन अदवार में कितनी गिरी है, क्या सूरत हाल रही है। तो रुपए की कदर में नाज़रीन तारीख में ये दूसरी बड़ी कमी है, वो बताऊंगी वो कैसे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है उसमें सबसे बड़ी कमी जो हमने देखी थी वो सकूत ढाका के मौके पर देखी गई थी, और सकूत ढाका के मौके पर रुपए की कदर 58% कम हो गई थी। 1971 और 72 में डॉलर 4.60 पैसे से बढ़कर 11 रुपए 10 पैसे का हो गया था। अब गुज़िश्ता 40 माह में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी करेंसी 30.5% गिरावट का शिकार रही। मुशर्रफ के दौर में डॉलर जो था वो 60 रुपए तक रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में यही डॉलर 90 रुपए के गिर्द रहा, नून लीग के दौर में यही डॉलर 123 रुपए तक पहुंच गया था। PTI का दौर हुकूमत देख लें तो गुज़िश्ता 3 साल और 4 माह यानी कुल 40 माह के दौरान अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2021 में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 30% की कमी हुई है।
अगस्त 2018 में ये डॉलर 123 रुपए का था और दिसंबर में अभी तक की जो आज की कीमत है वो है 177 रुपए 44 पैसे, जो आज की कीमत है 64 पैसे की आज भी इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में। इसी पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान हैं वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया आपको मुज़म्मिल साहब। ज़रा मुझे बता दीजिएगा, सकूत ढाका के बाद दूसरी दफ़ा हुआ है कि रुपए की कदर इतनी ज़्यादा गिर गई है, क्या वजूहात हैं? क्या इसको हुकूमत जानने की कोशिश नहीं कर रही कि डॉलर मुसलसल क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आपने जो बात की कि सकूत ढाका के बाद जो है रुपए की कदर सबसे ज़्यादा गिरी है, तो मुझे थोड़ा सा ना इस पे बात करनी है। ये कि जब सकूत ढाका के बाद रुपए की कदर गिरी थी तो उस वक्त 2, 4, 5 रुपए का फर्क आया होगा। अब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की ही मिसाल दे देता हूँ आपको कि 2008-9 में 58 रुपए में वो आए थे और 88 रुपए में छोड़ के गए, तो वो जो है लगभग जो है 60% से ज्यादा रुपए की कदर गिरी थी। फिर जो है PMLN आई तो वो जो है यानी कि 30 रुपए और 60%। तो अगर आप इसको सकूत ढाका से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर आई PMLN की हुकूमत, उन्होंने 88 से 115 में छोड़ के गई। फिर आई PTI की हुकूमत, जब केयर टेकर हुकूमत दे के गई, इनके हवाले करके गई, तो 123 का डॉलर था। अब 123 से 175 हुआ, तो ये तकरीबन 33-34% बनता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगा कि ये जो आपने सकूत ढाका के बाद बोला, ये बड़ा मुझे समझ नहीं आई बात। अब रही बात दूसरा, आपने बोला कि जो है रुपए की कदर गिर रही है तो उसके अवामिल क्या है। देखिए, उसके 2 अवामिल होते हैं। हमेशा रुपए की कदर को अगर माशी तौर पे देखा जाए तो आप जिन ममालिक के साथ तिजारत करते हैं उनका और आपका जो महंगाई का जो फर्क होता है वो रुपए की कदर उसकी सालाना गिरती है उस हिसाब से। तो अगर आप 1990 से मुवाजना करें या जो भी नई हुकूमत आती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, हर हुकूमत में रुपए की कदर एक नए जगह पे चली गई हमारी, और उसकी वजह ये कि हमने अभी तक जो है अपने इस मसले को हल नहीं किया। और ये आने वाले दौर में भी, आने वाली हुकूमतों में भी, अगर आपका महंगाई का और जो दूसरी आलमी मार्केट में जिनके साथ आप तिजारत करते हैं, अगर उनका फर्क रहेगा तो आपकी रुपए की कदर गिरती रहेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपेटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए। अब आया रुपए की कदर 2 वजह से गिरती है। एक ये गिरती है कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप बैंक करप्ट हो रहे हैं, और एक गिरती है कि नहीं, आपके खजाने भरे हुए लेकिन आप कंपेटिटिवनेस अपनी मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 12% हमारी करेंसी गिरी है पिछले 4-5 महीनों में। इसमें जापान की भी 14% करेंसी गिरी है। अब जापान का तो माशी दिवालिया नहीं हो गया, लेकिन वो अपनी कंपेटिटिवनेस को इंश्योर कर रहा है। तो हमारे इस वक्त तारीखी रिजर्व है। अभी सऊदी अरब के पैसे आने से पहले 16 अरब डॉलर थे। जब ये हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो है 10 अरब डॉलर से कम थे रिजर्व। अब जो है 16, वो अब सऊदी पैसे आ गए तो 19 अरब डॉलर। तो ये कहीं से माशी जो है तनज़्ज़ुल की इसमें बात नहीं है। अच्छा। ये कंपेटिटिवनेस को हम मेंटेन कर रहे हैं और उसकी वजह से ये है। और दूसरी बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपकी मईशत चले, उसमें ग्रोथ आए और साथ आपका जो है खसारे को आप सस्टेन कर सकें। वो इस हुकूमत ने इंश्योर किया है कि अभी हमारा खसारा आया भी है, क्योंकि आलमी आपको पता है मार्केट्स में हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई, लेकिन हमने इसको बड़े एहसन तरीके से जो है अपने रिजर्व को गिरने नहीं दिया उस तरह, और हम जो है उसको सस्टेन कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम सस्टेन करेंगे तो लोगों को जो है एक तो रोजगार का मौका मिलेगा और दूसरा उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़ेगी। तो ये एक इसके पीछे शिफ्ट आया है और हमारे लिए बहुत आसान था। अगर हम चाहते, हमारे पास इतने ज़खायर थे, हम रुपए की कदर को मुस्तहकम उसी रेट पे कर सकते थे, थोड़े से रिजर्व मार्केट में बेच के। लेकिन ये माजी में होता रहा ऐसा, और ये पाकिस्तान के लिए पॉलिसी सूदमंद नहीं करार दी। वक्ती तौर पर अच्छी रही, लेकिन एकदम जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हुए और हमारे ख़जाने खाली हो जाते रहे। तो इस दफ़ा जो है हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपने ख़जाने को और अपनी चीज़ों को जो बड़ी मुश्किल से खड़ा किया 2018 के बाद, उसमें तनज़्ज़ुली ना आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ तमाम तर सूरत हाल पर हुकूमती पॉलिसी से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में फैसलाबाद की खबर आपके सामने आई होगी, और वो खबर कुछ इस तरह से थी कि ख़वातीन जिन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा फैसलाबाद में, और ये CCTV फुटेज सामने आई जिसमें ये देखा गया कि ख़वातीन को बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और ख़वातीन को बरहना करने, तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में 2 जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा रुख भी सामने आया।
जब दूसरी और CCTV सामने आई तो उसमें देखा खवातीन खुद दुकान में दाखिल होती हैं, उसके बाद वो जब दुकानदार उनको पकड़ता है और फिर बाहर लेकर आता है तो एक जो उसमें एक औरत होती है वो अपने को खुद बरहना करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद जो दीगर खवातीन हैं वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती हैं और ये मामला एक नया रुख इख्तियार कर जाता है, जिस पर अभी तक जो पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिसर हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर, उनका बयान ये है कि खवातीन को बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, ज़बरदस्ती उनको दुकान के अंदर बंद किया गया और इसी हवाले से जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया गया है। लेकिन मैं ये इस पर एक सवाल मेरा ये है कि हमारे मुल्क में एक हुजूम कैसे फैसला कर लेता है कि वो खुद ही वकील, खुद ही मुद्दई और कानून को अपने हाथ में लेके खुद ही फैसला करने वाला कैसे बन जाता है। पिछले दिनों जो श्रीलंका की शहरी की को जिस तरीके से मारा गया और तशद्दुद किया गया और उसके बाद फिर ये मामला और इस तरह के दीगर वाक़यात, सवाल मेरा ये है कि कैसे हुजूम फैसला कर सकता है कि उसने सज़ा देनी है, तशद्दुद करना है कि जान ले लेनी है या क्या करना है। ये कानून को हाथ में लेने की रिवायत है तो पुरानी, लेकिन कब तक इस तरह होता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।